नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी विशेष मुद्दे पे, जहां जिसकी जरूरत है वर्तमान में, और जो मुद्दे जमीन से अछूते रह जाते हैं, जिन मुद्दों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हर परिवार की एक चेतना, हर परिवार की एक चिंता भी होती है। आज उसी सब्जेक्ट को लेकर के, उसी विषय को लेकर के हम सेफ डिलीवरी एंड सेफ मदर की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक विशेष अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुभव अगर समुदाय लेवल का हो या फिर जाकर के व्यक्तिगत लेवल का अनुभव हो, यानी कि पारिवारिक लेवल का हो, या फिर जाके सरकार और प्रशासन, सरकार और जनता के बीच का जो अनुभव है, उस तरह के जो अनुभव हैं, या फिर मदद का और एक जो हॉस्पिटल है उसका जो अनुभव रहा हो, उस तरह के लोगों का जो अनुभव रहा है, लगातार हम उनके बीच में संपर्क में रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता रहा है। और उसका एक प्रयास रहा है, जीता जागता प्रयास रहा है कि हजारों महिलाओं को उस तरह की सुविधाओं से जोड़ पाए हैं, उनको लाभ मिल पाया है। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे को लेकर के, इसी विषय को लेकर के आज हमारे बीच में मिस्टर मदन लाल जी उपस्थित है। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव शो में आने के लिए। साथ ही जो है, मैं आपको बताऊंगा कि मदन लाल जी का जो अनुभव है विगत 15 से 16 वर्षों का, बच्चों के साथ में, और जहां तक गर्भवती महिलाएं हैं, आंगनबाड़ियां हैं, उनके साथ में काम करने का एक विशेष अनुभव रहा है। और अनुभव ही नहीं रहा है, बल्कि चीजों को उन्होंने जिया है, समझा है, देखा है, और बहुत नजदीक से तकलीफों को देखा है। उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से एडवोकेसी भी की है, पैरवी किया है। तो इस तरह की जो समस्याएं रही हैं, जो चीजें रही हैं, उन सब का जो एक अनुभव, मिलता जुलता अनुभव रहा है, उन सभी अनुभवों को लेकर के मदन लाल जी हमारे बीच में हैं। हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि मदन लाल जी जो है, मोबाइल क्रिसिस एक संस्था है, और वो बहुत बड़ी संस्था है, और लगभग वो दिल्ली के कई हिस्सों में काम कर रही है। अगर हम उनके पार्टनर, जो उनके नेटवर्क है, उनके जो पार्टनर संस्थाओं की बात कर रहे हैं, लगभग 42 नेटवर्क पार्टनर हैं, जो लगातार छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और उनको लगातार प्रोत्साहित करना, उनको लगातार जगाना, उनको एक सही दिशा देना, और सही दिशा ही नहीं देना, बल्कि उनको पूरी तरह मानसिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से पूरा उन्हें मार्गदर्शित करना, इस तरह के काम लगातार हो रहे हैं। उसका एक नतीजा, उसके कई सारे जीते जागते परिणाम हैं कि क्रैश जैसी जो सुविधाएं रही हैं, वो सुविधाएं जो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं अछूती रही हैं, वो पूरी का पूरी अब धीरे धीरे करके सरकार मानने को तैयार हो गई है। लोगों की जहन में समझ में आ गया है कि क्रैश क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो लोग हैं जो अनुभवी, इनसे सीखा है, पूरा मोबाइल क्रिसिस से सीखा है, जाना है, और उन्होंने इस तरह की संस्थाओं को तैयार किया है। और संस्थाएं ही नहीं, बल्कि सीवीओज तैयार किए हैं, वॉलेंटियर तैयार किए हैं। तो ऐसी संस्था से जो साथी जुड़ा हो, उनके अनुभव को हम लोग समझ सकते हैं कि उनका अनुभव हमारे लिए कितना अच्छा होगा। और खासकर हम अपने समुदाय की जब बात करते हैं, तो हमारे समुदाय के लोगों के लिए कैसा होगा। तो मदन लाल जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच में हैं। साथ ही हम आपसे ये भी शेयर करेंगे, क्योंकि पिछले भी जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, खासकर प्रसव के पहले, यानी प्रसव के पहले माता और बच्चे की देखरेख की हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रसव के दौरान, तो कैसे सेफ डिलीवरी कैसे होगी, माँ कैसे सुरक्षित रहेगी, बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके लिए क्या क्या आयाम रहेंगे, आज हम उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो मदन जी, हम पहले ये चाहेंगे कि जो पुराना हमारा, जो पिछले सप्ताह का जो थोड़ा सा था, अगर 5 मिनट अगर आप उसमें रोशनी डालेंगे, इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को लागू करेंगे। थैंक यू मदन जी। धन्यवाद संतलाल जी। और पिछले जो हमारी बातचीत थी, पिछला जो हमारा सेशन था, उसमें हमने जो बातचीत की थी, जैसा भी आपने बताया कि गर्भावस्था के दौरान देखरेख की बात हम लोगों ने की थी, और उसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिला के 2-3 जो कंपोनेंट होते हैं गर्भावस्था में, उस पर हमने बातचीत की थी। उसके स्वास्थ्य की बात, उसके पोषाहार की बात हम लोगों ने, उसकी सुरक्षा की बात हम लोगों ने की थी। हमने ये भी बात की थी कि कोरोना के दौरान गर्भवती महिला को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिला के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रावधान और प्रोविजन है, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी।
और आज जो हम लोग बातचीत, जैसा आपकी तरफ से एक विषय मिला है सुरक्षित प्रसव, उस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और हमारे देश में, भारत में ये माना भी जाता है कि एक महिला का अगर सुरक्षित प्रसव हो जाता है तो ये माना जाता है कि समझ लीजिए कि उस महिला का नया जन्म, जिसको पुनर्जन्म हम कहते हैं, प्रसव प्रक्रिया अगर सुरक्षित तरीके से संपूर्ण सुरक्षित तरीके से हो जाती है तो एक नए जन्म की परिकल्पना हो जाती है कि एक महिला का पुनर्जन्म हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि नया जन्म ही इसको माना जाए सुरक्षित प्रसव के बाद। क्योंकि सरकारी आंकड़े को भी अगर हम देखें तो सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं कि पूरे देश में, भारत में 1 लाख जो महिलाएं हैं जिनका प्रसव होता है, 1 लाख महिलाओं में से 130 महिलाएं, 1 लाख महिलाओं में से 130 महिलाएं प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ये प्रसव प्रक्रिया है ये सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित हो जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है, महिला और बच्चे दोनों के लिए और परिवार के लिए और देश के लिए भी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना बहुत बड़ी एक बात है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, और हम सब जानते हैं कि जब संस्थागत प्रसव होता है तो संस्थागत प्रसव में सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसका जो क्राइटेरिया वो बढ़ जाता है, सुरक्षा बढ़ जाती है अगर संस्थागत प्रसव होता है। और अगर होम डिलीवरी होती है, घर में प्रसव होता है, तो वो खतरे कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। और आंकड़े भी ये बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अभी भी 14% जो प्रसव है वो घरों में हो रहा है। और जिन बच्चों का घरों में प्रसव हो रहा है उनमें से सिर्फ 2% जो बच्चे हैं उन्हीं की 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य जांच हो पा रही है, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो इन गंभीर आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित प्रसव की जो परिकल्पना की बात आज हम लोग करेंगे, इसको मैंने 3 अलग अलग विषय में विभाजित किया है। एक है कि सुरक्षित प्रसव की तैयारी, अगर जब हम सुरक्षित प्रसव की बात करते हैं तो किस तरह की हम अपने लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा है विशेष परिस्थितियों में, अगर सामान्य परिस्थितियां नहीं है और अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें ध्यान देने वाले कौन कौन से बिंदु हैं जिसपे हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा, प्रसव पश्चात, जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्रसव प्रक्रिया अच्छे से सुनिश्चित हो जाती है, तो उस समय में कौन से विशेष बिंदु है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये 3 विषय हम लोग अपनी बात करेंगे, भी देखेंगे कि प्रसव की जो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें सरकार कहाँ और उनकी क्या भागीदारी हो सकती है और क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है। तो ये हमारे विषय मदन रहेंगे भाई, आज बिल्कुल की सही बातचीत। कहा आपने। और ये जो गंभीर मुद्दा है, और हम लोग लगातार हमारा ये प्रयास हो रहा है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचे, जनता तक पहुंच जाएं, हर घर तक पहुंच हो। और ये सिर्फ हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक अकेले मदन की जिम्मेदारी नहीं है, अकेले संतलाल की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर हम कहें कि मोबाइल क्रशर्स की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ सक्षम की जिम्मेदारी नहीं है। ये सार्वजनिक हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे। और इतना बड़ा जो आंकड़ा आपने दिया है, जो आपने बताया है, 1 लाख में से 130 महिलाएं जो है प्रसव के दौरान या फिर 42 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाना, उनका यानी कि एक तरह से बड़ी दुख भरी घटना है ये। और ये इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए हमें सिर्फ सरकार का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि हमारे पास जो सेवाएं हैं, ऑलरेडी जो सेवाएं चल रही हैं, वो सुस्त इसलिए पड़ी हैं क्योंकि हम सुस्त पड़े हैं। तो हमें जागना होगा, जनता को जागना होगा, और अपनी सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसकी निगरानी भी मुझे लगता है स्वयं को करनी होगी। तभी जाकर के ये इतना बड़ा जो ग्राफ है, इतना बड़ा आंकड़ा है कि 1 लाख में से 130 महिलाएं प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिन के अंदर जो खत्म हो रही हैं, यानी उनकी मृत्यु हो रही है, यह बहुत ही दुखदायक घटना है। और इस तरह की घटना को रोकने की जिम्मेदारी सबकी है। और कहते हैं मातृशक्ति की बात करते हैं, जब सब लोग कहते हैं कि हर किसी को बहन चाहिए, हर किसी को बेटी चाहिए, हर किसी को पत्नी चाहिए, तो फिर भाई आपकी उसकी जिम्मेदारी भी, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तभी जाकर के ये सुरक्षित रह पाएंगी। और वो सुख जो हम लोग देख रहे हैं, पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने की बात करें तो सिर्फ एक अकेली महिला ही करती है। अगर हम परिवार को लालन पालन का अगर हम लोग बात करते हैं, हिस्सेदारी में अगर देखते हैं, बांटते हैं,
तो उसको देखेंगे तो सर्वाधिक महिला ही करती है। तो एक पूरे परिवार को बसाने का, पूरे परिवार को सजाने का, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का जो पूरा काम है, अगर हम उसके भागीदारी की बात करें तो लगभग 80% एक महिला की जिम्मेदारी होती है। वो अपना जिम्मेदारी निभाती है, होती नहीं है, निभाती है, और वो इसलिए निभाती हैं क्योंकि हम उन पे निर्भर हैं। हम उनको वो सुख देना ही नहीं चाहते, हम उन्हें एक मशीन बना करके घर में बैठा दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मदन भाई ने जानकारी दी है उसको समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो सुझाव आज हम लोग हमें मिल रहे हैं उन सुझावों को लेना चाहिए। और इतने अनुभवी लोगों का समुदाय में शायद कम मिलना जुलना हो पाता है, कम हम लोग बैठ पाते हैं, या बहुत ज्यादा, चूंकि बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं, एक साथ नहीं बैठ पाते। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे लाइव प्रोग्राम पे आ करके और लोगों के बीच में, चूंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एक जगह रुकी नहीं रहेगी, ये बात कंटिन्यू बड़े स्तर तक चलती रहेगी। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सुरक्षित प्रसव और की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरह उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हम जानेंगे मदन भाई से कि मदन भाई हमें कैसे एक परिवार की भूमिका क्या होगी, उसमें एक महिला की भूमिका क्या होगी, उन सबकी अगर हम लोग भूमिकाओं को अगर साथ में अगर हम जोड़ते हुए बात करेंगे तो मुझे लगता है और बेहतर होगा। जी बिल्कुल संतलाल जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और जैसा कि आपने बोला कि परिवार सरकार दोनों की अपने अपने लेवल पे इस पूरी प्रक्रिया, जो प्रसव प्रक्रिया है, सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया में दोनों की भूमिका है। और अगर हम परिवार की भूमिका की अगर हम पहले बात करें तो परिवार की कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिसको अगर एक महिला अपने व्यवहार में और एक परिवार अपने व्यवहार में ले लेता है तो काफी हद तक जो प्रसव की सुरक्षित जो प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम सरल और सामान्य इस प्रक्रिया को बना सकते हैं, कुछ जो सावधानियां हैं, कुछ जानकारियां हैं जिसको हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। जैसे कुछ मुख्य रूप से जो जानकारी और व्यवहार मतलब जानकारी है वो इस तरीके से, एक तो नियमित अपना स्वास्थ्य जांच गर्भवती महिला करवाती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी तरह की कोई भी समस्या होगी तो तुरंत डॉक्टर उनको आगाह करेंगे, वो समस्या हो सकता है। बहुत ही पूर्ण बात है कि वो समय समय पर अपनी जो दिनचर्या, अपना जो स्वास्थ्य जांच का रूटीन चेकअप है वो अपना करवाती रहे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो आगे बढ़े। दूसरी बात है, जैसा पिछली बार भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इसमें हमने बात किया था कि 8 महीने तक, तकरीबन 8 महीने तक गर्भवती महिला को रोजमर्रा में जो वो काम कर रही है अपने, वो रोजमर्रा के कामों को नियमित रख सकती है। और वो रोजमर्रा के जो अगर वो नियमित रखती है तो जो प्रसव प्रक्रिया है उसको काफी सरल बनाया जा सकता है इस प्रोसेस से। तीसरी बात है हीमोग्लोबिन की, जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की, महिला में कम से कम 11 पॉइंट से अधिक खून होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। और तो गर्भधारण से लेके और प्रसव तक तकरीबन की जरूरत गर्भवती महिला को पड़ती है। अगर गर्भवती महिला में खून की कमी है तो प्रसव प्रक्रिया जो है उसमें भी खतरे बढ़ जाते हैं और उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये भी गर्भवती महिला को सुनिश्चित करना है कि जो खून की कमी ना हो पाए। साथ ही एक बहुत आसान और सरल तरीका है कि गर्भवती महिला को कम से कम 20 से 40 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। ये सब की जो प्रक्रिया है उसको काफी सरल बनाती है और इससे जो ऑपरेशन वगैरह करने की जो नौबत है उसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सामान्य जो प्रसव है वो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि गर्भवती महिला को पैदल चलना चाहिए कम से कम प्रतिदिन 20 से 40 मिनट प्रतिदिन। के साथ ही पर्याप्त नींद, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि गर्भवती महिला को 24 घंटे में 10 घंटे आराम करना चाहिए, जिसमें 8 घंटे रात को और 2 घंटे दिन में। ये अगर पर्याप्त नींद होती है गर्भवती महिला की तो वो भी प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत ही सरल और सहज बनाती है। साथ ही तनाव की बात से हम सब लोग जानते हैं कि तनाव गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए ही नुकसानदायक होता है और तनाव प्रक्रिया जो है वो प्रसव प्रक्रिया को भी कठिन और गंभीर बनाती है। तो तनाव रहित महिला को रहना है, अधिक से अधिक पानी पीना है। ये कुछ सरल तरीके हैं जो अपने व्यवहार में लाके और गर्भवती महिला जो है अपनी प्रसव प्रक्रिया को सरल बना सकती है।
कम से कम एक गर्भवती महिला को 10 गिलास पानी पर डे पीना अनिवार्य है। इससे उसकी जो प्रसव प्रक्रिया है वो सरल होगी। इसके साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और डॉक्टर का कहना है कि 9 महीने में, लास्ट जब आखिरी जो महीना होता है, 90वें महीने में अगर गर्भवती महिला गुनगुना पानी पिए तो उसकी प्रसव प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है और वो लाभदायक होता है प्रसव प्रक्रिया में। साथ ही किसी भी तरह का उपवास, व्रत वगैरह इस पोजीशन में ना करें। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर गर्भवती महिला इनको व्यवहार में लाती है तो काफी हद तक उसके जो ये ऑपरेशन वगैरह की जो नौबत है वो काफी हद तक कम हो जाती है और सामान्य प्रसव की जो वो इन सब चीजों से सुनिश्चित होती है। तो ये हाँ। कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो गर्भवती महिला आराम से अपने पे इस पे विशेष ध्यान दे सकती है। बिल्कुल मदन भाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटी है लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियाँ हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें पता ही नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें पता नहीं है कि हम इस अवस्था में कैसे रखना चाहिए, पूरे एक महिला को कैसे रखना चाहिए, किस तरह उसका लालन-पालन एक बच्चे की तरह करना चाहिए। हम परिवार की भूमिका की ओर थोड़ा-सा चलते हैं। अगर इसमें परिवार की भूमिका की अगर हम चलते हैं तो देखिए, एक महिला के ऊपर जो बोझ होता है, उस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है, उसकी चिंता को, उसके तनाव को कैसे कम किया जाता है, वह उसमें देखिए परिवार के हिस्से कौन होते हैं? परिवार के हिस्से में एक सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, नंद हैं और स्वयं उनके पति हैं। तो हम इनकी अगर भूमिका को अगर थोड़ा-थोड़ा देखें, क्योंकि पारिवारिक जब भागीदारी की बात करते हैं, जब हम परिवार को चलाने की बात करते हैं, तो परिवार में मुझे लगता है पारिवारिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है हर एक प्रक्रिया पे। आप अगर एक महिला खुश कब रहेगी, जब पूरे परिवार की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी उसके जीवन जीने की यात्रा पे। उस यात्रा के दौरान जब वो प्रसव के प्रक्रिया में है, तब अगर उसकी जो परिवार की भागीदारी है, यानी कि जेठ का रवैया कैसा है, देवर का रवैया कैसा है, एक नंद का बिहेवियर कैसा है और एक स्वयं उसके पति कितना उसको खुश रख पाते हैं, ससुर उसके लिए, और सबसे बड़ी बात ये बोल भाषा। हमारा जो खासकर पारिवारिक जो व्यवहार होता है, बात करने का जो एक तरीका होता है, वह भी कहीं न कहीं निराशा भी देता है और खुशियाँ भी बीच में ले आता है। तो मुझे लगता है उन चीज़ों को भी परिवार को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है मदन भाई कि परिवार को कैसे एक साथ रह करके एक-दूसरे की मदद करना चाहिए और किस तरह एक गर्भवती महिला को खुश रखने के लिए किस तरह का घर में एक माहौल बनाना चाहिए? संतलाल जी, बिल्कुल सही बात है कि जब हम बात कर परिवार एक प्रसव की स्थिति में होती है, ऐसी स्थिति के अंदर एक परिवार की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस समय में महिला को जो ताकत, जो परिवार के अन्य, जैसे अभी आपने बोला कि ससुर है, सास है या और परिवार के जो अन्य मेंबर है, पति है, उनका अगर सपोर्ट मिलता है तो आधी समस्या जो है उस महिला की जो मानसिक तनाव की जो स्थिति है उसमें उसको काफी एक ताकत मिलती है और उसको लगता है कि मेरी इस पोजीशन, इस स्थिति में मेरे साथ देने वाला मेरा परिवार मेरे साथ में है। इससे उसकी जो मानसिक तनाव कम होगा और मानसिक तनाव कम होगा तो काफी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा और परिवार से जो मोटिवेशन, आत्मविश्वास उसको जो मिलता है वो महिला और बच्चे दोनों के लिए एक सकारात्मक होता है। तो परिवार का बहुत अहम रोल होता है आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, सकारात्मक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में और खास तौर पे महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाने में। तो परिवार और समाज दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और इससे अगर परिवार उसको सपोर्ट करता है तो जो प्रसव की जो प्रक्रिया है उसके दौरान भी और काफी हद तक महिला के दिमाग में प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको लेके बहुत तनाव रहता है और ऐसी स्थिति में अगर परिवार उसके साथ होता है तो काफी उसको राहत होती है, मानसिक तौर पे उसको राहत होती है और उसको लगता है कि हाँ मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की देखरेख के लिए एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम है जो मुझे सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अगर वो महिला पहली बार गर्भवती है, ऐसी स्थिति में परिवार
का इस तरीके का सपोर्ट मिलना तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। एक और भी मदन भाई, चूंकि ये तो हम लोग परिवार की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक भूमिका, मुझे लगता है कि समाज में बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन अगर ऑटो वाला है और ई रिक्शा वाले को, जैसे आज हम लोग देखते हैं ई रिक्शा चल रहे हैं, और अगर एक गर्भवती महिला प्रसव के दौरान ही अगर ई रिक्शा में बैठ रही है तो वो तब तक इंतजार करेगा, तब तक जो बिल्कुल सवारी में बीच में दबा के बैठा नहीं देगा जब तक उसको कहते, यानी कि उसकी जो सुरक्षा की चिंता उस ऑटो वालों को नहीं होती है। दूसरा, हम बस की भी बात करते हैं, आज भी हमारे देश में, चूंकि अभी तो ठीक है कोरोना काल है, अभी गाड़ी बसें मुख्य रूप से बंद हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक महिला, गर्भवती महिला की, तो अगर ट्रेन में अगर चढ़ रही है तो यानी कि इतनी भीड़ है कि अगर वो चढ़ने की अगर कोशिश भी करेगी ना तो उसको चोट लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है सामाजिक जो भावनाएं हैं समाज के अंदर, यानी कि मेरे घर की पत्नी है या मेरी बहन है तो ठीक है, मैं चारों तरफ से हाथ लगा के उसको चढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन किसी और की अगर बहन बेटी अगर गर्भवती है या प्रसव के दौरान वो अगर गर्भ के दौरान अगर कहीं जा रही है तो वो जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं साफ नजर आते हैं। घर से निकलने के बाद मैं आपको शाहबाद डेयरी का घटना बता रहा हूँ। 2010 में एक टैंकर में पानी भरते समय आपस में लड़ाई हुई और चोट लगी गर्भवती महिला को और उसकी रात में मृत भी हो गई। तो मुझे लगता है इस तरह के जो केसेस हो जाते हैं, इसके लिए समाज को जरूरत कम से कम थोड़ा सा दया दृष्टि करें और पहली प्राथमिकता दें उन्हें। जो गर्भवती महिला है कोशिश करें कि चूंकि वो अकेली नहीं है और वो पूरा अपना जीवन दांव पे लगा करके एक नए शिशु को जन्म देने वाली है, और उसको हमें लगता है कि ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा सामाजिक ढांचा है, सामाजिक जो परिवर्तन है, मानसिकता है, उसको भी बदलने की जरूरत है। चाहे वो बच्चों की सुरक्षा की बात करें, चाहे फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे वो गर्भवती महिला की बात करें। हम आज तो अब इतनी संवेदनशीलता यानी कि खत्म हो जाना लोगों की, कि एक्सीडेंट किसी का होता है, रोड में वो तड़प रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो बना देंगे, लेकिन एम्बुलेंस को फोन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर घर में गर्भवती महिला है, उसके दौरान उसका हस्बैंड नहीं है घर में, या बाहर गया हुआ है, या उसके घर में कोई और नहीं है, छोटे छोटे बच्चे ही हैं, और अगर उसको कोई तकलीफ है तो आप लोग कम से कम एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही सकते हैं। इस तरह की चीजों को भी मुझे लगता है जोड़ना चाहिए। क्यों मदन भाई, क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं संतलाल भाई, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि समाज की इसमें भूमिका बहुत अहम भूमिका हो जाती है, और खास तौर पे अगर मान लीजिए कि एकल परिवार है, उसका पति अगर वहां पर घर में नहीं है, उस स्थिति में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। या सार्वजनिक जगह की जो आपने बस की बात की, या और ऐसी सार्वजनिक जगह जहाँ पर गर्भवती महिला है, तो वहां पर समाज की भूमिका हो जाती है। इसके साथ ही मैं एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आ रही है, और हम ये एक डिमांड के तौर पे भी आगे देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, फरिश्ता योजना, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आस पास का जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें उसको भर्ती करवाए, और उसका जो सारा पैसा होगा वो दिल्ली सरकार देगी। मुझे लगता है कि इस ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं या प्रसव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी शामिल करना चाहिए, कि क्योंकि ये ऐसी स्थिति हो जाती है, ये भी एक तरह से इमरजेंसी ही होती है, आपातकालीन स्थिति होती है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में अगर गर्भवती महिला ये सोचे कि भाई मेरे को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके और सरकारी अस्पताल में जाके मुझे वहां प्रसव करवाना है, तो उसके पास उतना समय है नहीं है, संसाधन है नहीं है, इस परिवहन है या नहीं है, पर अगर आसपास उसके कोई सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मुझे लगता है कि सरकार को गर्भवती महिला का प्रसव वाली जो प्रक्रिया है इसको भी उस योजना में शामिल करना चाहिए, ताकि जब भी इस तरीके की स्थिति आती है तो आसपास का जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें गर्भवती महिला आसानी से जाए और अपना प्रसव करवा ले, और उसका जो खर्चा है वो सरकार वहन करे। बिल्कुल, ये जो रोड में या फिर गाड़ी में या बीच रास्ते में जो इस तरह की प्रसव की घटनाएं जो आ रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी अगर सरकार इस पे ध्यान दे। और इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है हम सब लोग हैं, और जितने लोग लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, या जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे या लाइव जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, या आने वाले समय में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर सुन रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के अभियान को तेज करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है। आपके यहाँ पे आपके एमएलएज हैं, उनसे जाकर के बात करें और अपने प्रस्ताव को एक चिट्ठी बना सकते हैं और उसको दे सकते हैं कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फरिश्ता योजना जो दिल्ली सरकार की चल रही है उसमें गर्भवती महिला के
यानी उस दौरान अगर प्रसव के दौरान अगर उसको कॉल किया जाता है, वो उसको फरिश्ता योजना से जोड़ा जाए ताकि उसको सरलता से उसका प्रसव हो सके, प्रसव करवाया जा सके और वो सुरक्षित रूप से अपने घर को जच्चा और बच्चा के साथ अपने घर पे आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। आपने और भी जो सुझाव दिए हैं कि एक गर्भवती महिला को 11 गिलास पानी पीना, वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लोग सामान्य रूप से पानी इतना नहीं पीते। और उस दौरान की बात करें तो मुझे लगता है कि और इसी वजह से बहुत सारी कमियां होती हैं शरीर में और उसके और वो जो कमियां होती हैं जिसके कारण से सुरक्षित प्रसव होने में बहुत तकलीफें होती हैं और हम लोग फिर बाद में रोना गाना बाद में तकलीफ झेलना पड़ता है हमें। इससे अच्छा ये है कि हम क्यों ना इन छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको हम लोग समझे और जाने। तो एक तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ये है कि 20 से 40 मिनट जो आपने पैदल चलने की बात कही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब देखिए हमारे यहाँ पे 2-3 प्रकार के लोग हैं देश में, एक लो क्वालिटी है, एक मीडियम क्वालिटी है, एक हाई क्वालिटी है। और इनमें जो है जो हाई क्वालिटी है वो तो चलने से अभी भी वो चल पा रहे हैं, लेकिन जो मीडियम क्वालिटी के लोग हैं, जो मीडियम में बैठे हैं, वो बेचारे उनके अंदर जो है ना उनके पास इतना समय ही नहीं है। और जो लो क्वालिटी में है, यानी कि मैं आर्थिक स्तर पे देख रहा हूँ, अगर उस जो बिल्कुल लो है उसको फुर्सत भी नहीं है, वो तो इतना काम पे बिजी है कि प्रसव के दौरान भी उसे हैंडपैप या टैंकर से पानी भरना पड़ रहा है। यानी 1 घंटे पहले अगर वो टैंकर से पानी लेके आ रही, पता चल रहा है प्रसव हो रहा है। तो वो तो है, वो स्थितियां हैं, इसलिए उसको जो आराम की बात है उसके लिए मुझे लगता है एक चिंता, जो सामाजिक माहौल की हम बात कर रहे हैं, पारिवारिक माहौल की बात कर रहे हैं, तो हमें आस पड़ोस के लोगों को इस तरह की गर्भवती महिला यदि आपके आस पड़ोस में है और उसे टैंकर से पानी लेने जाना पड़ रहा है और उसके घर में कोई नहीं है, यदि छोटा बच्चा है, तो आप लोग मिल करके हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि वह कम से कम इस तरह के बोझ न उठाए जिससे उसे और खतरा उसे उठाना पड़ जाए। तो एक तो ये बहुत जरूरी जो जानकारियां हैं वो आपने दी हैं और विशेष परिस्थिति में ध्यान देने वाले जो बिंदु हैं उस पे भी आपने थोड़ा सा रोशनी डाला है। हम चाहेंगे कि आप जो है प्रसव को ध्यान में देने वाली जो मुख्य मुख्य और भी बातें यदि आपके दिमाग में हैं तो उसे जरूर हम लोगों को साझा करें, ताकि सब लोग इसको विस्तार से जान सकें। और आपका तो अनुभव अलग अलग है, मुझे लगता है आप शहरी और ग्रामीण, क्योंकि हमारे साथ में अभी राजस्थान से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और वो मैसेज मुझे कर रहे हैं लगातार, कुछ बंगाल से हैं। तो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का दोनों का यदि अनुभव आप थोड़ा सा, चूंकि जब हम आपकी संस्था की बात करते हैं तो दोनों क्षेत्रों में उनका काम है, तो अर्बन में और रूरल में भी, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों अनुभव शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो संतलाल भाई, अगर हम सुरक्षित प्रसव की बात करते हैं, कुछ सामान्य बातें जो अभी हमने बातचीत हम लोग कर चुके हैं, इसके अलावा कुछ तैयारी सुरक्षित प्रसव के लिए जो हम लोगों को अपने घर, अपने परिवार और घर के लेवल पे जो करनी है। एक तो ये है कि जो गर्भावस्था का अंतिम माह होता है या 8वां 9वां महीना जब चलता है होता है, तो उस समय में अंतिम माह में सामान्य जो तौर पे जब दर्द होता है महिला को, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पर अगर वो तकलीफ ज्यादा होती है तो गर्भवती महिला को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, जहां भी वो रजिस्टर्ड है वहां पर उसको दिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रसव के समय में वो कोशिश करे, ये ग्रामीण में तो संभव हो जाता है, अर्बन में थोड़ी चुनौती है, कि वो कोशिश करे कि अपने साथ जब वो अस्पताल जा रही है तो अस्पताल में अपने साथ 1 या 2 अनुभवी महिलाओं को वो अपने साथ लेके जाए, ताकि वो उसको एक मोरल सपोर्ट भी रहे और वो अनुभवी महिलाएं उसको गर्भ अस्पताल में भी सपोर्ट कर पाए। इसके साथ ही जो पहले परिवार को ध्यान देने वाली बात है वो वाहन की बात है, कि अस्पताल से मतलब घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो भी परिवहन की व्यवस्था है वो पहले से सुनिश्चित कर ले परिवार, कि किस तरीके, अगर रात बिरात में भी हमें जरूरत होगी तो कहाँ से और कौन सी गाड़ी होगी, कैसे हमें उसको लेके जाना है, ये सारी चीजें पहले से सुनिश्चित कर ले। साथ ही जब अस्पताल महिला जाती है तो साथ में कुछ बहुत जरूरी जो सामान है वो महिला को साथ लेके जाना है, परिवार को साथ लेके जाना है, जिसमें साफ कपड़ा, साबुन, नया ब्लेड, साफ धागा, साफ तौलिया और जो नवजात शिशु है उसके साफ कपड़े। ये कुछ चीजें हैं जो परिवार को, महिला को एक किट पहले से बना के तैयार रखनी है,
एक बैग उसको पहले से तैयार रखना है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो बैग उठाए और चल दे। साफ की जब हम बात करते हैं, साफ ब्लेड की बात करते हैं या धागे की बात करते हैं या कपड़े की बात करते हैं, ये वो साफ का मतलब है कि ये सब उबले हुए, मतलब अगर हम दुकान से ला रहे हैं तो हम उसको साफ ना समझें, ये उबाल के और बिल्कुल अच्छे से ये बॉईल होने चाहिए। बॉईल होने के बाद ये एक किट बना के और परिवार को रखना बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसी स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ये पूर्व तैयारी है, ये पहले की तैयारी है जो एक परिवार को, एक महिला को पहले से करनी है। कुछ पैसों की व्यवस्था, ये जो पूर्व तैयारी है ये करनी है। साथ ही अगर ये सामान्य अगर स्थिति है तब की बात है, पर अगर मान लीजिए कि कुछ गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं एक महिला में प्रसव के लास्ट टाइम पे, गर्भावस्था के 90 महीने में अगर उसको कुछ गंभीर लक्षण जैसे कि खून का बहना, गर्भावस्था के समय में अगर बहुत ज्यादा खून का बहना है या सूजन हो रही है, पानी की झिल्ली फट जाना, 24 घंटे से ज्यादा प्रसव पीड़ा शुरू ना होना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो खतरे के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो है गर्भवती महिला को बहुत ही सतर्क और परिवार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। 12 घंटे से अधिक अगर प्रसव पीड़ा हो रही है तो वो बहुत ही खतरे वाली बात है। उनको महिला और बच्चे दोनों के लिए ही खतरा है। अगर गर्भवती महिला को बहुत तेज बुखार है, दौरे वगैरह की शिकायत है, ऐसी अगर पोजीशन है तो उस स्थिति में गर्भवती महिला को और परिवार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ऐसी स्थिति में जो परिवार है और गर्भवती महिला है उसको अपने जो सबसे नजदीक जो अस्पताल है, और ऐसा अस्पताल जहां पर पर्याप्त कर्मचारी और पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। पर्याप्त कर्मचारी और सुविधा से जब हम बात करते हैं, एक तो अस्पताल 24 घंटे खुला होना चाहिए, इसके साथ ही वहां पर खून वगैरह चढ़ाने की व्यवस्था हो, और अगर जरूरत पड़ती है, इस आपातकालीन कुछ स्थिति होती है तो वहां पर सारी सुख सुविधाएं हों, ताकि किसी भी तरह की कोई सुविधा, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है या खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो तुरंत तत्काल उसको वो सारी सुविधाएं मिल सके। इस तरह का अगर ऐसी गंभीर लक्षण वाली कोई स्थिति है तो उनको ऐसे अस्पताल का चुनाव करना चाहिए, ताकि तत्काल किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको तत्काल सेवा मिल सके और जो खतरे हैं वो कम किए जा सके। बिल्कुल। मदन भाई, 2 प्रश्न यहाँ पे, एक तो बहुत सारे लोगों ने थैंक्स बोला है आपके इस जानकारी को। लगभग 65 लोगों ने आपके इस कार्यक्रम को चलाया है, आपको धन्यवाद बोला है। एक खासकर विशेष जानकारियों के लिए 2 सवाल यहाँ पे अहम रूप से आए हैं। एक सवाल ये है कि गर्भावस्था के प्रसव के दौरान कौन-कौन से खतरे हैं जो उनको हमें जानना बहुत जरूरी है, जो हो सकते हैं उन खतरों से फिर बाद में कैसे बचा जा सकता है। तो जो मेन खतरे हैं, एक तो वो भागीरथ जी ने लिखा था, दूसरा है कि मातृसुधा से सुरेंद्र सिंह जी ने लिखा है कि मदर की डाइट के लिए कि क्या क्या खाना चाहिए। तो सुरेंद्र जी का सिंह जी का एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार लाइव से कई महीनों से लगातार जुड़े हैं हमारे साथ में। और आपको बताना ही चाहेंगे सुरेंद्र सिंह जी कि हमारा ये दूसरा चरण है। हम लोगों ने डाइट की बात पहले प्रथम चरण में कर लिया था, क्योंकि ये दूसरा हिस्सा है उसका प्रसव के दौरान, और अभी हम प्रसव के पूर्व की जो बात थी तो हम पिछले उसमें कहेंगे, लेकिन फिर भी मदन जी से निवेदन करेंगे कि उस हिस्सों को भी थोड़ा सा जोड़ें ताकि और लोगों की इसकी पुनरावृत्ति हो सके, लोगों को भी पता चले। तो ये 2 प्रश्न आए हैं, आप प्लीज आप इनका थोड़ा सा जवाब। बिल्कुल सही संतलाल जी आपने बताया कि हम लोग पिछले सत्र में ये बात कर चुके थे कि प्रसव के दौरान मुख्य रूप से किस किस तरह की चीजें गर्भवती महिला को लेनी चाहिए। और पर अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि एक गर्भवती जो महिला है, एक जो सामान्य महिला है, उसको 2000 कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है, और गर्भवती महिला को 300 कैलोरी अतिरिक्त की जरूरत पड़ती है। तो इतना उसको जो है ऊर्जा चाहिए, और इसके लिए उसको अपनी जो सामान्य जो वो खाना खाती है उससे ज्यादा उसको डाइट लेने की जरूरत है। और गर्भवती महिला को अपने खान पान में मुख्य रूप से संतुलित पौष्टिक आहार की जब अगर हम बात करते हैं तो उसमें अनाज, दालें, हरी
पत्तेदार सब्जियां सहित दूध, घी, तेल इत्यादि लेना चाहिए। और अधिक हो सकता है तो गुड़ एवं मौसमी फल में शामिल कर सकती हैं। और यदि महिला अंडा, मांस, मछली वगैरह खाती हैं तो ये और भी अच्छा होगा। तो ये कुछ सामान्य चीजें हैं जिसको लेके और वो अपनी जो कैलोरी है उसको पूरा कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो अतिरिक्त है वो आंगनवाड़ी से मिलने वाला जो पोषाहार है उसको वो ले। इसके साथ ही डिस्पेंसरी से जो आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोलियां जो मिलती है उसको वो नियमित ले, तो शायद उसके खून की कमी वगैरह की जो बात हम करते हैं उसकी भी पूर्ति हो सकती है। और ये खतरों की बात जो आई है, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि प्रसव के दौरान कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, वैसे अभी हम लोगों ने एक बार इसको इस पे बात किया है, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ कि प्रसव के दौरान खतरा ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये खतरे का एक लक्षण है। ऐसी स्थिति में अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, किसी भी किसी का इंतजार किए बिना। तो ये एक लक्षण है। इसके साथ ही चेहरे और पैरों पे अगर बहुत सूजन आ जाती है तो ये भी एक खतरे का निशान है। ऐसी स्थिति में भी हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही पानी की जो झिल्ली होती है वो फट जाए और 24 घंटे तक अगर प्रसव पीड़ा नहीं होती है तो ये बहुत ही बड़ा खतरे का निशान है। ऐसी स्थिति में भी एक महिला को तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा देर तक 10-12 घंटे से ज्यादा महिला को पीड़ा हो रही है और ज्यादा बढ़ती जा रही है तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे भी वो पंजीकृत है वहाँ पर उनको लेके जाना चाहिए। और हमने ये भी अभी बातचीत की कि गंभीर लक्षण वाली जो महिला है उसको ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पर सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हो, सारी सुविधा हो, पर्याप्त स्टाफ हो, वहां पर खून चढ़ाने से लेके ऑक्सीजन, और अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर जो है ऑपरेशन वगैरह करने की भी व्यवस्था हो। तो इस तरीके से ऐसे हॉस्पिटल में उसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जानकारियाँ जो हैं हम इसीलिए दोबारा जो है लोगों के जैसे-जैसे सवाल आए हैं, वैसे-वैसे हम लोगों ने इसको जोड़ा है, अलग से जोड़ा है। तो बहुत सारी संस्थाओं के लोग भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी प्रश्न है तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग एक तरीके हैं और वो लगातार मदन जी उसका जवाब दे भी रहे हैं। तो संभव नहीं है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का जवाब दे पाना, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग चर्चा को आगे जारी रखते हैं कि एक तो प्रसव के दौरान हमें जो खतरे हैं या किस तरह की सुविधाएँ हैं उसको लेना चाहिए। अब हमें जानना चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद कि क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ में क्या होना चाहिए, माँ के साथ में क्या होना चाहिए, वो हम लोग थोड़ा-सा और भी उसमें प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। जी, जी शंतलाल जी। अभी आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी प्रसव के तुरंत बाद जो विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, महिला और बच्चे दोनों के ही लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करूं, और वो दिल्ली का ही आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा है, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में 1000 जो बच्चे, जीवित बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 32 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। 1000 बच्चों में से 32 ऐसे बच्चे हैं जो पहला अपना जन्मदिन तक नहीं मना पाते। और ये क्यों नहीं मना पाते, इसमें कहीं ना कहीं जानकारी, जागरूकता की बात है, कहीं ना कहीं जो सुविधाओं की बात है, जो सरकार की सुविधाओं की बात है, कुछ हमारे देश में, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। ये जो 32 बच्चे हैं ये अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते, इसके पीछे ये 3-4 मुख्य रूप से कारण है। तो अब अगर हम नवजात शिशु की बात करते हैं, अगर बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के तुरंत बाद अगर बच्चा रोता है तो ये एक बहुत ही सकारात्मक लक्षण है बच्चे का। बच्चे का रोना अच्छी चीज है और इससे पता चलता है पूरी तरीके से ले रहा है और किसी सांस लेने वगैरह में उसको कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे ही
सांस पूरी तरीके से सांस ना ले पाने के कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी ये बात बार बार कही जाती है कि ये सुनिश्चित करें कि जो प्रसव है वो संस्थागत प्रसव हो, वो अस्पताल में प्रसव हो, ताकि अगर किसी तरह की बच्चे को दिक्कत है सांस वगैरह लेने में तो उसको तुरंत वहां पर उपकरण होते हैं और तुरंत उसको सपोर्ट किया जा सके बच्चे को। तो एक तो ये बात। दूसरी बात है कि बच्चा जब शिशु जन्म लेता है तो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद तत्काल स्तनपान करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ का जो पहला दूध है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये एक बात है। दूसरी बात, बच्चे का वजन करना बहुत जरूरी है और हम सब लोग जानते हैं कि जो नवजात शिशु है अगर उसका वजन 3 किलो से कम होता है तो बच्चे के लिए खतरे और बच्चे को बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है। कमजोर बच्चे को बीमारियां जल्दी पकड़ती है। तो गर्भवती महिला को अपने खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि कम से कम 3 किलो का बच्चा हो और स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे सके। इसके साथ ही पहले दूध की जब हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि पहला दूध, जिसको हम खीस भी कहते हैं और कोलोस्ट्रोम के नाम से हम सब लोग उसको जानते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बीमारियों से बच्चों को वो बचाता है। एक टीके का काम पहला दूध, जो माँ का पहला दूध है वो एक टीके का काम करता है। और ये जो पहला दूध है बच्चों को वो 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कुरीतियों के कारण क्योंकि मृत्यु भी हो जाती है, हमारे साथ में ये जो पहला है, जो गाढ़ा दूध है, वो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे के गले आएगा। अब वो जो हुआ गंदा गाढ़ा दूध है, कुछ लोगों की बात ये है कि वो उसको देवता को चढ़ा देना चाहिए, राख में डाल देना चाहिए। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इनसे हमें परे उठना चाहिए। ये सब चीजों पे नहीं ध्यान देते हुए माँ को बच्चे को देना चाहिए। और पहला दूध तो पहला दूध, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ लोग जो हैं बच्चे को शहद चटा देते हैं कि शहद चटाने से बच्चा मीठा बोलेगा, उसको गुड़ का पानी देते हैं। इस तरह की बाहरी चीजें देना मतलब बच्चे को बीमारियां देना के बराबर है। बच्चा बाहरी चीजें इस तरीके की लेगा और अभी नवजात शिशु है तो संक्रमण करने का बहुत ज्यादा होता है। और स्तनपान जब हम करवाते हैं बच्चे को तो वो बच्चे और महिला दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये स्तनपान हमें करवाना चाहिए, पहले 1 घंटे के अंदर स्तनपान करवाना चाहिए। और जितना बच्चा दूध लेता है माँ से उतना ही दूध ज्यादा बनता है। जितना बच्चा दूध चूसेगा उतना ही ज्यादा दूध माँ को होता है। और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो माँ है उसको भी तुरंत खाने की जरूरत है। तो महिला के भी प्रसव के बाद महिला का खान पान को भी हमें शुरू करना है, वो भी उस पर भी हम ध्यान दें। इसके साथ ही अगर हम माँ का दूध बच्चे को जब देते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चा है वो माँ के शरीर के साथ टच होता है और उससे माँ के शरीर से बच्चे को गर्मी मिलती है, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट से आता है, अंदर एक गर्म इन्वायरमेंट से जब वो बाहर आता है तो ये बहुत ही उसके लिए सहायक होता है। माँ के शरीर के साथ वो लगता है तो एक गर्मी माँ के शरीर से बच्चे को मिलती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्तनपान जब बच्चा करता है तो वो माँ और बच्चे का जो संबंध है, वो जो स्नेह है वो भी घनिष्ठ होता है। इसके साथ ही गर्भवती जो महिला है, महिला के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। स्तनपान करने से जो गर्भाशय है वो सिकुड़ता है और जो प्रसव के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, जो खून का बहना होता है, तो उसका जो खतरा हो वो जो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही ये जो स्तनपान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बच्चे को नहलाने की जो बात है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे को कम से कम नवजात शिशु को प्रसव के 7 दिन बाद नहलाना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को तुरंत बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, 7 दिन के बाद नहलाना चाहिए। और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद बच्चे को एक मुलायम कपड़े से उसको गीले और मुलायम कपड़े से उसको पोंछ देना चाहिए और नहलाना उसको नहीं चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि जो नवजात शिशु होता है उसके ऊपर जो सफेद झिल्ली होती है
नवजात शिशु के ऊपर जो सफेदी होती है वो बच्चे के लिए सुरक्षा कवच होता है। जो बाहरी संक्रमण होता है वो जो सुरक्षा कवच उससे बचाता है उस बच्चे को। तो अगर हम बच्चे को नहलाते हैं, वो सुरक्षा कवच अगर उतर जाता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे बच्चे को बढ़ जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो नवजात शिशु है उसको नहलाना नहीं चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह तक उसको साफ और गीले कपड़े से उसको स्पंज करना चाहिए और 7 दिन के बाद भी बच्चे को नहलाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है बातें हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बहुमूल्य जानकारियाँ हैं, ये हर किसी को होना चाहिए और हम तो ये भी कहेंगे कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में गर्भवती महिला को प्रसव के पहले की जो है एक तरह से पूरी जानकारी का एक अवेयरनेस कैंपेन सरकार को ऐसा चलाना चाहिए कि हो और एक हर माह में एक कैंप लगाया जाए। उस कैंप में जो भी गर्भवती महिलाएँ वो वहाँ पे आए, उनको थोड़ा-सा जलपान की व्यवस्था करके और फिर इसके बाद जो है उनको इसकी जानकारी, इस तरह की जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ उनके साथ में साझा करें, यदि करना चालू कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ढंग से जो हम लोगों का जो है इतना खतरनाक आंकड़ा जो हम लोग देख रहे हैं कि माँ का प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाना या प्रसव के 42 दिन बाद मृत्यु हो जाना, या फिर हम लोग जब बात करते हैं कि 1000 में से 32 बच्चों का जो है वो अपना जन्मदिन ना मना पाना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता की बात है और बल्कि चिंता हमें नहीं, चिंता के साथ-साथ हमें इसके लिए पहल करना होगा, क्योंकि आँसू बहाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों में मिल जाएँगे आपको। काम करने वाले या लगातार उसके लिए मेहनत करने वाले वो बहुत कम लोग मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगरबत्ती जलाने का काम खत्म हो गया है, मोमबत्तियाँ जलाने का काम खत्म हो गया है। एक अभियान के साथ में लेकर के और बच्चे के सुरक्षित प्रसव के लिए हम लोगों को सामने आना चाहिए और मोबाइल कृषि जैसी संस्था है, सक्षम है और भी इनके बहुत सारे पार्टनर हैं जो देश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग काम कर रहे हैं। तो सब लोगों को मिल करके इस तरह के हर बस्ती तक, हर घर तक अभियान चलाना चाहिए। ये किसी संस्था की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी सरकार की ज़िम्मेदारी तो है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उससे ये विमुख नहीं है और हम उससे नकार नहीं रहे कि सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो सरकार के साथ में अपना टाई अप करते रहें, अपनी माँगों को रखते रहें। जैसे फरिश्ता योजना की बात हम लोग कर रहे थे या हम लोग गर्भवती महिलाओं के एक सुरक्षित प्रसव की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और उनके साथ में दाइयों का जो योगदान होता है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग दाइयों का सुनते चले आ रहे हैं मदन भाई। साथ ही हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट में भी देखा है कि कुछ दाइयों की नियुक्ति हुई है बीच में और कुछ आशा वर्कर के रूप में भी हैं और कुछ दाइयाँ भी नियुक्त की गई हैं। तो प्रशिक्षित दाई और अप्रशिक्षित दाई उसका क्या रिलेशनशिप है प्रसव से, मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। नहीं देखिए, अगर हम परंपरागत की बात करते हैं तो जो दाइयों का काफी अहम रोल रहा है, रहता था उस समय में। पर अगर आप वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो वर्तमान स्थिति में दाइयों, प्रशिक्षित दाइयों की जो संख्या है वो काफी कम है। और पहले गवर्नमेंट भी ये एक पूरा प्रोग्राम चलाती थी, प्रशिक्षण का प्रोग्राम चलाती थी, पर अभी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज के लिए नहीं है और सरकार का भी पूरा जोर है कि महिला को जो प्रसव है वो संस्थागत प्रसव करवाना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति होने पर उसको जो चाहिए, जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं जो चाहिए, वो सरकारी अस्पताल में ही मिल सकता है और एक संस्थागत प्रसव के दौरान ही मिल सकता है। दाइयां एक सरल जो प्रसव है उसको तो वो कर सकते हैं, पर अगर गंभीर स्थिति हो जाती है तो फिर वो भी दाइयों के बस से भी बाहर स्थिति हो जाती है। तो हम लोगों का और आप लोगों, हम सब लोगों का तो यही हमेशा एक रहता है कि परिवार को और महिला को संस्थागत प्रसव को ही प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बिल्कुल, साथ ही अब एक चीज जो आप बहुत महत्वपूर्ण बोली कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की जो आपने बात बोली कि उनकी भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल सही आपने बात बोली है। और मैं आपको ये बता दूं कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की भूमिका है और उसमें भूमिका है कि गर्भावस्था से लेके और बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता उस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की विजिट, गर्भवती महिला के घर, दोनों की विजिट तय है। दोनों को ही जिम्मेदारी दी गई है कि प्रसव से पहले
गर्भावस्था से लेके पूरे 9 महीने ये उसकी जिम्मेदारी बनती है आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की, कि वो पूरा परामर्श, पूरी सलाह देगी, खान पान, सुरक्षा और कहाँ वो प्रसव करवा सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, पूरी जानकारी ये उनकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसके साथ ही बच्चा पैदा होने के बाद पूरी जिम्मेदारी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की है, पर ये हमको थोड़ा जानकारी हमारी अपनी समाज की, परिवार की, महिला की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने की बात है, उनको जागरूक होने की बात है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। हमें ये देखना है कि जो गर्भवती महिला है उसके घर पे आंगनवाड़ी वर्कर कितनी बार आ रही है, आशा वर्कर कितनी बार आ रही है, और ये क्योंकि आने वाले समय में आपने स्पेशल एक सत्र रखा है इस चीज के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के लिए, तो उसमें हम ये बिल्कुल चर्चा करेंगे, उसमें ये बातचीत करेंगे आगे आने वाले समय में, जो सत्र आपने रखा है उसमें, कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की गर्भवती महिला और धात्री महिला को लेके क्या जिम्मेदारियां हैं और किसकी कितनी जिम्मेदारी है, कितनी विजिट किसको करनी चाहिए, वो डिटेल में हम लोग अगले आने वाले सत्र में जरूर बातचीत करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल मदन भाई। और अब हम थोड़ा-सा आगे जाएँगे, चूँकि हमारा समय भी लगभग हमारे पास 6-7 मिनट का टाइम है कि हम लोग अभी बात रखेंगे, और उसमें हमारा सरकारी जो योजनाएँ हैं या फिर सरकारी जो प्रावधान है, एम्बुलेंस वगैरह हैं, या अस्पताल में जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएँ हैं, और हमारा एक यहाँ पे एएनएम का भी काम आता है। एएनएम का भी, चूँकि प्रसव के दौरान भी, प्रसव के पूर्व भी उसकी एक बात है कि वो जाएगी घर तक, और उस तरह की विजिट तो हम लोगों को क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि आज अच्छा वक्त है कि हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। बिल्कुल, और चर्चा भी करें, और मुझे लगता है कि एक मुहिम हम लोग ग्राउंड लेवल पे, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि एएनएम, और हम भी जानते हैं इस बात को कि एएनएम हम लोगों को बस्तियों में घूमते हुए कभी नजर नहीं आती है, या महीने में एक आध बार कोई टीकाकरण कैंप वगैरह लगाना हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर भी नजर आ जाती है, पर एएनएम को हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। तो हमें बारीकी से ये भी देखना है, हर गर्भवती महिला को ये देखना है कि उसके पास आंगनवाड़ी वर्कर कितनी बार आई, आशा वर्कर कितनी बार आई, अगर आई तो किस विषय पे उसको परामर्श दिया, किस विषय पे उसको मोटिवेट किया या नहीं किया, एएनएम कितनी बार आए। तो ये सब चीजें हम लोगों को बारीकी से देखनी है, और कागज दस्तावेज क्या बोलते हैं, एएनएम की क्या जिम्मेदारी है, आंगनवाड़ी वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, आशा वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, क्या वो 50% भी जिम्मेदारी अपनी निभा पा रही है, अगर नहीं निभा पा रही तो किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, हम उसको भी समझे चुनौतियों, और हम उनको कहाँ कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एक एनजीओ होने के नाते हम उनको पूरा सपोर्ट करें, पर उनकी जिम्मेदारियों से भी हम उनको अवगत करवाएं, ताकि जो मुहिम की बात आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कही है, उस सपने को हम लोग कंप्लीट कर, मतलब साकार कर पाए, सुरक्षित प्रसव की जो हम बात है कर रहे हैं वो सुनिश्चित कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल मदन भाई। और ये हम लोग बहुत जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, या जिन बिंदुओं पे हमें चर्चा करना था, लगातार हम लोग उन बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, तो उन दोस्तों को से सॉरी बोलूँगा, क्योंकि हमारा समय काफ़ी हो रहा है और हम लोग आपके सवाल को जवाब उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके जो भी सवाल हैं हम उनको सँजो के रखेंगे, और आने वाले जो अगला सत्र आएगा उसमें उसके सबसे पहले आपके सवालों का चर्चा करेंगे। अगर हम पूरे कार्यक्रम का अगर हम देखें, तो हम लोगों ने जो मेन बात हुई है आज, कि प्रसव के दौरान हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान देना है, वो कौन सी मुख्य बातें हैं, और कौन से मुख्य काम हैं, या कौन से मुख्य आवश्यकताएँ हैं, जिनको हमें ध्यान देना है। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा है और जाना है अपने यहाँ पे, कि उसमें पारिवारिक और सामाजिक भूमिका किस तरह एक गर्भवती महिला के साथ में होनी चाहिए, गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए, और संवेदनशीलता एक सरकार की भी, और हॉस्पिटल के जो कर्मी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर के एक डॉक्टर तक की बात हम लोग करेंगे, कि उनको से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं एक तरह से, कि आप अपनी संवेदनशीलता को कम से कम गर्भवती महिलाओं के लिए तो बढ़ा के रखें, और उसके बारे में सोचें, क्योंकि आपका हॉस्पिटल में इनके साथ में थोड़ी सी भी गलत रवैया इनके कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से इनको नुकसान पहुंचा सकता है, और उस तरह की ठेस हो सकती है, यानी कि देखा जाता है और सुनने को भी मिलता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप उसके लिए तैयार रहें। साथ ही लोगों से भी है कि अगर कुछ ऐसा होता है, तो आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप उसपे भी कॉल कर सकते हैं। आपका अपने हॉस्पिटल में सीएमओ रहते हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो है
आपका कोई आपको नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 100 नंबर के कॉल को लोग कहते हैं कि सिर्फ झगड़ा होगा तभी कॉल करेंगे। एक्चुअल जितने भी ये हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, 100 नंबर मुख्य रूप से जो बना हुआ है, अब तो 100 नंबर नहीं है, 112 है, 112 है, तो 112 या 100 नंबर जो आपको कॉल करने का है, आपके अधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है वहां पे भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमने तो स्कूल में दाखिले के लिए भी आजमाया है और करवाया गया, तो ऐसा नहीं है, आप वहां भी कर सकते हैं। साथ ही जो है आपका जो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है 1091, आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं, 181 पे भी कॉल कर सकते हैं, आपका एम्बुलेंस नंबर है उसमें भी कॉल, यानी कि जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है आप वहां पे उसका कॉल कर सकते हैं। और प्रसव के बाद दौरान तो आप जो है चाइल्ड हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं। आएंगे, आप आजमा के देखिए, और नहीं आते तो जब भी कोई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें तो आप उनके डीडी नंबर जरूर नोट करें, और डीडी नंबर नोट करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आगामी समय में आपको काम आ सकता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास अभी 3-4 मिनट का टाइम है, मदन भाई आप हेल्पलाइन नंबरों के बारे में आपकी क्या राय है, और मुझे लगता है कि जनता को और किस तरह इसको भरपूर उपयोग में लेना चाहिए, वो जरूर हम लोग बात करते हैं। एक और भी है, अब इस समय हम लोग CWC को जो है सिर्फ प्रोटेक्शन और उसकी बात करते हैं, लेकिन जब हम CWC की बात करते हैं या DCPU की बात करते हैं तो बच्चों के लिए तो बना ही है। अगर कोई बच्चा वंचित हो रहा है, कोई बच्चा देखरेख से वंचित हो रहा है, कोई बच्चा जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है, या किसी और का बच्चा आपकी निगाह में असुरक्षित है, आप वहां तक भी अपनी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मदन भाई अगर इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो सभी दर्शकों के लिए, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं आपके इन सुझावों का, उनके लिए एक बेहद संजीवनी मिलेगी। जी संतलाल जी, जैसा भी आपने हेल्पलाइन बात की, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ नंबर शेयर किए थे और अब हम सब लोग जानते भी हैं वो नंबर। तो जैसे दिल्ली सरकार का जो नंबर है 102 नंबर है, और भारत सरकार का जो नंबर है वो 108 नंबर है, जो एम्बुलेंस का नंबर है कि प्रसव के दौरान अगर किसी भी गर्भवती महिला को जरूरत होती है तो वो इस पे कॉल कर सकता है। और संतलाल भाई ने एक बहुत डीडी नंबर की जो बात की है उसको आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि वो नंबर आपके डीडी नंबर जरूर आप ले लें, ताकि कल को अगर समय पर गाड़ी नहीं आती है या आपकी बात को अनसुनाई की जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आपके पास डीडी नंबर होगा तो आप आगे इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास किसी तरीके का कोई वो कार्रवाई के लिए नहीं रहेगा, तो आप डीडी नंबर जरूर लें। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रसव गृह है, सरकारी अस्पताल है, वो मुफ्त है, ये सरकार की स्कीम है, योजना है, तो उसका फायदा हम सब लोग उठाते हैं, ये वाली बात है। और 2-3 बातें जो आज हुई हैं, जैसे फरिश्ता योजना में गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाए, ये एक जो डिमांड के रूप में हम सक्षम लाइफ चैनल से, इसके साथ ग्राउंड से, जमीन से जब होगी तभी शायद कुछ बात बन पाएगी। आपातकालीन स्थिति है ये, लोगों के तौर पे इसको अगर सब लोग इससे मतलब सब लोगों को ऐसा महसूस हो, तो मुझे लगता है कि आज इस चैनल के माध्यम से के रूप में मिलना चाहिए। सरकार को इसके लिए विशेष कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी पूरा स्टेप इसको शामिल कर ले। तो जरूर मदन भाई, एक तो हम लोगों ने जो जिन चीज़ों को समझा है, अभी तक देखा है, तो आप सब इस प्रोग्राम को आपने देखा है, आप जितने भी सभी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, और आप सबके कमेंट्स जो आए हैं, किए हैं आपने, हम उनको देख रहे हैं। और चूंकि अब समय पूरा हो रहा है, आप सबसे अगर आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं या आप किसी प्रकार का हमें कार्यक्रम में कैसे आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, भागीदार बनना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे कुछ आपके सवाल हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं saksham.del1@gmail.com। साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880, आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी मुद्दे पे बेहतरीन और जरूरी जानकारियों के साथ में शाम 7 बजे से शाम 8 बजे तक हम आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मदन भाई, आपका भी मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोबाइल क्रिसेस का जो आप जैसे युवाओं को तैयार करके और समुदाय में निछावर किया है, और कहीं ना कहीं हमें जो है भी सीखने
को आपसे बहुत कुछ अनुभव मिला है, और आज बहुत सारे श्रोतागणों ने, जिन लोगों ने सुना है, जाना है, बहुत सारी माताएं और बहनें भी सुन रही हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और उनसे मुझे लगता है आपसे आज जो सीखा है वो कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन में आगे आने वाला समय में काम आएगा। और मुझे लगता है सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि उसको बांटिए जितना हो सकता है, और जितना बटेगा उतना मदन का प्रयास और हमारा प्रयास, दोनों का प्रयास शायद सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।